हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना जो चैप्टर चल रहा था रिटायरमेंट एंड डेथ का, तो उसमें अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर एक तो अपन ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा दिया था, गुडविल के बारे में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में समझा दिया था, और समझा दिया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। ठीक है, आज अपन एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, लेकिन इलस्ट्रेशन लेने से पहले एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। ये जो टॉपिक अपन करा रहे हैं, ये पहले अपन रिटायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, डेथ के केस की जो एक दो एडजस्टमेंट है उनको अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये रिटायरमेंट का चल रहा है। ठीक है, दोनों के केस में जाना ही होता है, रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, दोनों के केस में जाना ही है। ठीक है, तो अपन ने क्या करा था कि सबसे पहले तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था, एनपीएसआर कैलकुलेट करना सीखा था, और उसके बाद अपन ने सीखा था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अपन ने समझ ली थी। अब इसमें मेन पॉइंट ये था कि जब कोई पार्टनर रिटायर होगा, ठीक है, जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसका पेमेंट करना होगा। हम रिटायरमेंट का पढ़ रहे, डेथ का अभी नहीं ले रहे। तो रिटायरमेंट में जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसको उसका पैसा देना होगा, जितना भी उसका पैसा निकलेगा। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी पार्टनर के बारे में, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, कि उसको पैसा देना नहीं देने के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो उस पार्टनर के पैसे को एज अ लोन मान लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे तीन पार्टनर ए बी सी, समझना ए बी एंड सी, इसमें बी रिटायर हो रहा है। मैं डेथ का भी केस नहीं ले रहा हूं, अभी हम पहले रिटायरमेंट का केस ले रहे हैं, तो ढंग से समझना। बी रिटायर हुआ, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो बी का जो पेमेंट जितना भी निकलेगा ना, उसको हम एज अ लोन ट्रीट करेगी, एज अ लोन, जब तक क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उसका अमाउंट पेड करना है तो पेड करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब इसी से एक टॉपिक समझा देते हैं पहले, फिर अपन इलस्ट्रेशन इसको स्टार्ट करेंगे। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसका पेमेंट के 3 से 4 ऑप्शन होते हैं फर्म के पास। पहला ऑप्शन ये होता है कि जितना भी रिटायरमेंट पार्टनर जो है, रिटायर पार्टनर, उसका जितना भी अमाउंट निकला पूरा एक बार में दे दिया, लमसम। पहला पॉइंट होता है पूरा पेमेंट एक बार में दे दिया। सपोज दैट बी है और बी का 10 लाख का अमाउंट निकला टोटल, सारे गुडविल वगैरह का एडजस्टमेंट करने के बाद, कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के बाद, प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद, सब कुछ का एडजस्टमेंट करने के बाद कितना प्रॉफिट निकला? 10 लाख। ठीक है, और इस 10 लाख को एक ही बार में दे दिया जाए, लमसम पेमेंट कर दिया है कैश में। एक तो ट्रीटमेंट रहेगा ये, पहला लमसम। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड है कि फर्म पूरे के पूरे अमाउंट को एज अ लोन ट्रीट कर ले। ये तो पेड कर दिया पूरा का पूरा कैश में। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो 10 लाख निकला है, इसको ट्रीट कर ले एज अ लोन के रूप में। 2 पॉइंट, बात समझ आ रही है। या तो जितना निकला है पूरा का पूरा पेमेंट कराते फर्म, या पूरा का पूरा जो अमाउंट है उसका लोन के रूप में ट्रीट कर ले। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा समझते हैं, फर्म कह रही है कि इसका जो 10 लाख का पेमेंट है, इसमें हम 5 लाख तो अभी कैश कर रहे हैं, 5 लाख तो कैश पेमेंट कर देंगे, और रह गया जो रिमेनिंग 5 लाख, वो एज अ लोन के रूप में ट्रीट किया जाएगा, एज अ लोन के रूप में ट्रीट करेंगे। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है कि हम इसका पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन होते हैं। जो भी पार्टनर, अब ढंग से एक बार इसको और देख लेते हैं। एबीसी 3 पार्टनर है, बी रिटायर हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो जैसे अपन ने एडमिशन के केस में सारे काम करें, उसको जरा एक बार समझ लो। हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, सेम रिवैल्यूएशन बनेगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, सेम बनाएंगे, सब कुछ सेम बनेगा। लेकिन बस इतना होगा कि बी का बैलेंस अब नहीं निकलेगा, क्योंकि बी हो रहा है रिटायर। तो बी का जब बैलेंस नहीं निकलेगा तो बी का जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, या तो उसको कैश में पेड करेगी फर्म, पहला पॉइंट बता दिया, या अगर फर्म कह रही है कि अभी हमारे पास कैश नहीं है, हम तुम्हारे जो अमाउंट है उसको लोन के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। किसके रूप में? लोन। तो फर्म क्या करेगी? लोन के रूप में ट्रीट करेगी, और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो भी इंटरेस्ट होगा वो पार्टनर को दिया जाएगा। अगर लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो अपन ने ये पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था पार्टनरशिप डीड साइलेंट में, कि अगर कोई भी पार्टनर का लोन है तो फर्म उस पर 6% पर एनम से इंटरेस्ट देगी। पूरा चैप्टर काम आता है, ऐसे मत समझना कि पहला चैप्टर पढ़ लिया तो उसका इंटर रिलेट नहीं, सब इंटर रिलेटेड से भी। तो ठीक है, 6% के रूप में देखिए, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इंटरेस्ट के बारे में, अगर रेट के बारे में केवल है तो उसी रेट से अपन देंगे। ठीक है, या तो पूरा का पूरा अमाउंट कैश में दे सकती है, या पूरा का पूरा अमाउंट लोन के रूप में ट्रीट कर सकती है, या हो सकता है पार्टली लोन कर ले, पार्टली कैश में कर दे। जैसे 5 लाख कैश कर दिया और 5 लाख लोन। पार्टली मतलब आधा नहीं होता, कभी भी इस पर ध्यान ना दे। पार्टली मतलब कुछ पार्ट होता है, 10 लाख का 7 लाख भी पार्ट है, 9 लाख रुपए भी पार्ट रहेगा। ठीक है, ये तो मैंने एज एग्जांपल में लिख दिया। 5 लाख तो कैश दे दे और 5 लाख कर एज ए लोन रख ले। बात समझ आ गई। या फिर पॉइंट नंबर 4 है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करे। 10 लाख का पेमेंट है, फर्म पार्टनर से बात करेगी कि हम आपको हर साल 2-2 लाख रुपए का पेमेंट करेंगे। कितने कितने का? 2-2। तो इसका मतलब समझना, 2 लाख का जब पेमेंट करेगी तो ये भी तो एज अ लोन के रूप में रखेगी, लेकिन हर साल 2 लाख का पेमेंट करेगी, विद इंटरेस्ट के साथ पेमेंट होगा। बात समझ आ गई, विद इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेंगे।
अभी आज हम पहला इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, इसको जरा समझने की कोशिश करो। सारे के सारे ट्रीटमेंट एडमिशन वाले थे जो कि मैंने समझा दिए थे। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होता है, एनपीएसआर कैलकुलेट होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। उसके बाद बताया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करते हैं और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो भी एडजस्टमेंट इसके अंदर होता है। सब कुछ वही है सिम, बस ये नेक्स्ट नया पॉइंट आया है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जो पेमेंट होगा उसके पेमेंट का मेथड बता दीजिए। 4 मेथड होते हैं, पूरा का पूरा या तो कैश में कर दे पूरा पेमेंट, या पूरे के पूरे लोन के रूप में ट्रीट कर ले, या पार्टली कैश में कर दे और पार्टली लोन में रख ले, या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दे। बात समझ में आ गई? 4 टाइप होते हैं। ठीक, तो अभी अपन इस इलस्ट्रेशन को ले रहे हैं, आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको एक बार ढंग से समझते हैं। लिख रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2, यानी 3 पार्टनर है एबीसी और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। इन्होंने कहा है देयर बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2022 वाज एज फॉलो। 1 अप्रैल 2022 की बैलेंस शीट दे रखी है। सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं 10,000 के, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दे रखा है 5,000 का। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्टैट्यूटरी लायबिलिटी होती है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, रिवॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। बात समझा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 5,000 का, रिजर्व फंड दे रखा है 6,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 2,000 का, कैपिटल दे रखी है ए बी और सी की 50,000, 35,000, 25,000। ठीक है, टोटल बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 1,35,000। इधर देख लेते हैं, कैश दे रखा है 2,000 का, डेटर है 8,000 के, स्टॉक है 40,000 का, फर्नीचर है 30,000 का, पेटेंट दे रखे हैं 4,000 के, बिल्डिंग है 60,000 की और गुडविल है 6,000 का। ठीक, क्वेश्चन पढ़ने से एक बात समझ में आ गई, गुडविल पहले से दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर 6,000 की। इस गुडविल को हमें क्लोज करना है। ठीक है, ये गुडविल क्लोज होगी एबीसी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। रेशियो दे रखा है 5:3:2। बात समझ में आ रही है? पूरा क्वेश्चन अच्छा है, बहुत सारे एडजस्टमेंट इसी क्वेश्चन के अंदर आएंगे जो भी अब तक पढ़ाए हैं। ठीक है, सी रिटायर हो गया, इसमें 3 पार्टनर थे एबीसी और इसमें सी रिटायर हो रहा है। ठीक है, पार्टनर रह गए केवल 2, ए और बी। अब क्या कह रहा है नीचे, इसमें पढ़ लेते हैं कि सी रिटायर ऑन द अबव डेट एंड द पार्टनर, देखो क्या लिखा है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। 2 ईयर की परचेज से गुडविल निकाल लिए, लिखा हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। मतलब लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट का एवरेज करेंगे और मल्टीप्लाई 2 करेंगे, क्योंकि 2 ईयर से परचेज करवा रहा है तो गुडविल निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? और देखो अपन को प्रॉफिट दे रखे 19 का दे रखा 14,400, 20 का दे रखा 20,000, 2021 का 10,000 लॉस दे रखा है। ठीक है, और उसका 2022 का 15,600 दे रखा है हमें प्रॉफिट। बात समझ आ रही है? 4 साल का प्रॉफिट है, 4 साल का एवरेज करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, परचेज निकल, यानी कि 2 ईयर से परचेज करनी गुडविल का। अब देखो अपन ने लास्ट लेक्चर में बताया था, या तो क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यूएशन दे रखा होगा या वो हमसे करवाएगा। बात समझ आ रही है? गुडविल का वैल्यूएशन या तो हमसे कराएगा, ठीक है, या फिर दे रखी होगी। यहां पे हमसे वैल्यूएशन करवा रहा है 2 ईयर की परचेज से। तो देखो जरा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये वर्किंग नोट है, एक बार इसको ढंग से समझना। पहला पॉइंट समझा रहा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले हमने निकाला है यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो पहले ईयर में जो प्रॉफिट है वो 14,400 है। ठीक है, प्लस करेंगे सेकंड ईयर में जो प्रॉफिट है वो है हमारा 20,000 का। ठीक है, 20,000 का। उसके बाद अपन प्लस करेंगे, देखो 21 में 10,000 का लॉस है, तो लॉस है तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है 10,000 का लॉस। बात समझ में आ रही है? जो लॉस होता है वो माइनस होता है। और 4th ईयर में जो दे रखा है वो 15,600 का अपने को प्रॉफिट दे रखा है, और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा जी एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एक बार इस एवरेज प्रॉफिट को आप देख लीजिए, 14,400 प्लस करेंगे इसमें 20,000, इसमें माइनस करेंगे 10,000 और इसमें प्लस करेंगे 15,600। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 40,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 10,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये बात सबको समझ में आ रही है? उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकालेंगे जी गुडविल। पूरा ट्रीटमेंट समझ लेना अच्छे से। 10,000 यानी कि अब इन्होंने बोला था यहाँ पे कि 2 ईयर से परचेस करना है, ये लिख रहा 2 ईयर से परचेस करना है, तो अपन क्या करेंगे 10,000 जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा 20,000 का गुडविल आ जाएगा। आ गई बात समझ में? 20,000 की हमारे पास क्या आ जाएगी गुडविल। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं आगे। अब गुडविल हो गए 10,000 इंटू 2 के हिसाब से 20,000 की गुडविल आ गई। ये गुडविल फर्म की गुडविल है। किसकी गुडविल है? फर्म की। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे यहां पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, इसी गुडविल को ये मान लिया जाता है कि सी की गुडविल है, जबकि गलत है। ये फर्म की गुडविल कैलकुलेट हुई है, इसमें भी हमें निकालनी है। अब देखो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो अपन ने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो अपन ने एग्जिस्टिंग वाले में पढ़ी थी, और अब अपन एडमिशन एंड रिटायर में पढ़ रहे हैं। जिस भी पार्टनर को गेन होगा, एंट्री पोस्ट होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2 रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें हमें पता है कि सी तो जा रहा है और रह रहे हैं 2 ए और बी।
ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि इनका आगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो अपन ने पहले ही ऑलरेडी समझ लिया है कि ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 5:3 रहेगा और इन्हीं का गेनिंग रेशियो भी 5:3 रहेगा, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। एक बार अपन इस क्वेश्चन को पूरा रीड कर लेते हैं, उसके बाद अपन इसमें एंट्रीज के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये गुडविल का वैल्यूएशन हो गया 20,000 का। ठीक है, अब पढ़ते हैं जी क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट 5% पीवीडी मेड ऑन डेटर, डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है, तो हमें पता है लॉस है, डेटर पे बन जाएगा। बस समझ आ गई। उसके नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्टॉक एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएट मतलब बढ़ना, बाय 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली, यानी कि स्टॉक को 10% से इंक्रीज करना है और बिल्डिंग को 20% से इंक्रीज करना है, रेस्पेक्टिवली है। ठीक है, उसके बाद पेटेंट आर वैल्यूलेस, पेटेंट हो गए वैल्यूलेस मतलब खत्म, हमें लॉस हो गया, आ गई समझ में। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर टू बी पेड ₹2,000 मोर देन द बुक वैल्यू, अच्छा पॉइंट है ये वाला, केस में लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर को 2,000 मोर पेमेंट करना, मोर, इसका मतलब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारे लिए लॉस है 2,000 का मोर। ठीक है, तो ये लिख रहा है। उसके बाद उन्होंने लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म, ये हमसे कैलकुलेट करवा रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कहीं पे भी, पहले देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, गेनिंग रेशियो और एनपीएसआर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें पता है ए है, बी है और सी है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2, इसको ढंग से समझना अच्छे से। इसमें सी रिटायर हो गया। अब एक बात समझो, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मुझे पता है कि मुझे न्यू रेशियो चाहिए, तो न्यू रेशियो ए और बी का जो रहेगा वो 5:3 रहेगा। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वीडियो अपलोड देख लेंगे। उसके बाद दे रखा है गेन रेशियो निकालने की बात करते हैं। अब गेन रेशियो के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो गेन रेशियो भी जो ये रेशियो है ओल्ड वही गेन रहेगा 5:3। तो जब हमने ये रेशियो वाला टॉपिक पढ़ाया था तब आपको समझाते इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 2 मिनट का काम है, कर दिया। न्यू रेशियो 5:3 है और इन्हीं का गेन रेशियो भी यही है 5:3। बात समझ में आ गई। और सी रिटायर हो रहा है, तो अब अपन जरा गुडविल के बारे में इसमें बात कर लेते हैं। ठीक है, 5:3। अब देखो 20,000 की गुडविल थी, बात समझ में आ गई। 20,000 की गुडविल थी तो पहले अपन निकालेंगे यहाँ पे सीज गुडविल। अब सीज गुडविल जरा देख लेंगे, 20,000 इंटू सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2/10 दे रखा है, तो 0 से 0 गई, कितने है गुडविल हो गई 4,000। इस 4,000 की गुडविल को ए और बी देंगे, कौन से रेशियो में देंगे 5:3, ये इनका गेन रेशियो है और यही इनका क्या है न्यू रेशियो। ठीक है, एंट्री सुन लो, वो भी बताते, पूरा वर्किंग नोट का पार्ट है। लिखा हुआ है एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस 4,000 को अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने में 5:3 में, तो 8 का डिवाइड देंगे, 8 5 40, 4,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, 2,500 और 1,500। ये है पूरा गुडविल का ट्रीटमेंट, समझ लीजिए आप एक बार। एवरेज प्रॉफिट करा, उसके बाद अपन ने गुडविल का मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 2 ईयर से परचेस की कह रहा है, 20,000 क्या गई, सी की गुडविल बोल रहा है तो सी की गुडविल निकाली 2/10, क्योंकि सी रिटायर हो रहा है। देखो एडमिशन में और रिटायरमेंट में फर्क क्या गुडविल का, जब एडमिशन करवाते हैं तब गुडविल जो पार्टनर एडमिट हो रहा होता है तो गुडविल का पैसा मंगाया जाता है। ठीक है, वो पैसा ले आया तो अच्छी बात है, नहीं तो करंट अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। अब यहां पे ये पार्टनर जा रहा है, तो जा रहा है तो उसको गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, और देगा कौन, जो रिमेनिंग पार्टनर रहेंगे, और वो भी कौन से रेशियो में, गेन रेशियो में। समझ में आ गई। तो अपन ने एंट्री पोस्ट कर ली, पहले सी की गुडविल निकाली 4,000, इसको ए और बी दे रहे हैं 5:3 में, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो जो इनका ओल्ड रेशियो था वो इनका न्यू रेशियो कहलाएगा और वो इनका गेन रेशियो है। ठीक है, 5:3 इसका आ गया न्यू रेशियो और यही गेनिंग रेशियो। बात समझ में आ रही है। तो अपन ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4,000 को 5:3 में, तो एस कैपिटल अकाउंट ईयर, बीस कैपिटल अकाउंट ईयर टू सीज। एंट्री अगर कोई पूछेगा कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ के केस में गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या करते हैं, सिंपल सी एंट्री अपने को बतानी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट ईयर टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। बहुत सिंपल, बहुत इजी, 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये पूरा वर्किंग नोट है। इसका हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और गुडविल का एडजस्टमेंट जो है ये कैपिटल अकाउंट के अंदर होगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब जरा एक बार इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत सिंपल, तो ये वर्किंग नोट है, इसको आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, अब एक बार इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर देन अमाउंट। ठीक है, ये लिख दिया। अब सुनते हैं, पहला पॉइंट जो दे रखा है स्टार्ट करते हैं। गुडविल वाला पहला पॉइंट कर चुके,
गुडविल का वैल्यूएशन समझा दिया, 2500 1500 की गुडविल थी, ए और बी देंगे सी को 4000 टोटल मिला के। सेकंड पॉइंट है 5% पीबीडी मेड ऑन डेटर, डेटर पे पीबीडी बनाना है, लॉस है, एंट्री अपने को पता है लॉस के केस में रिवॉल्यूशन डीआर होता है, एंट्री पोस्ट होती है रिवॉल्यूशन अकाउंट डीआर टू पीबीडी, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे रिवॉल्यूशन के अकाउंट में 2 पीबीडी, ठीक है। कितने के डेटर दे रखे अपने को 8000 और 8000 का अपन लोग बनाएंगे कितना परसेंट 5%, तो 400 आएगा। बात समझ आ रही है, 400 हमने बना लिया, कोई परेशानी है। सेम एडमिशन में पढ़ा, सेम एग्जिस्टिंग वाले में पढ़ा, रिवॉल्यूशन सेम है, कुछ नहीं कर रहे इसमें एक्स्ट्रा अलग से, बस 2-3 एडजस्टमेंट है वो करने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो लोन वाला है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट वाला, जो रिटायरमेंट पार्टनर होगा उसको पेमेंट कैसे कैसे करना है, एक तो ये है, और उसके बाद एक डेथ के केस में पढ़ेंगे अपन, बाकी सब सेम है। रिवॉल्यूशन जो अपन ने पढ़ा है वो इसमें पढ़ रहे हैं, कैपिटल अकाउंट जो वहां पे पढ़ा है सब इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है स्टॉक एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10% और 20% रेस्पेक्टिवली, का मतलब होता है कि जो लाइन लिखी हुई है ना उसी के हिसाब से इन्हें परसेंटेज को लिया गया है, स्टॉक 10% से बढ़ेगा और बिल्डिंग 20% से बढ़ेगी, ठीक है। एप्रिशिएटेड तो बढ़ रही है, एंट्री पोस्ट हो जाएगी असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवॉल्यूशन, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय स्टॉक और बाय बिल्डिंग, बाय स्टॉक बाय बिल्डिंग। स्टॉक को 10% से कह रहे हैं तो स्टॉक दे रखा 40,000, 40,000 का 10% होता है जी 4,000, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं बिल्डिंग के बारे में तो 20% से बढ़ी, और बिल्डिंग देखो ये दे रखी 60,000, 60,000 का 20% होता है 12,000, ठीक, ये अपन ने लिख दिया यहाँ पर 12,000। बात समझ में आ रही सबको। उसके बाद इसमें आगे दे रखा है पेटेंट आर वैल्यूलेस, पेटेंट वैल्यूलेस है मतलब लॉस हो गया पूरा और हमारी असेट्स खत्म हो गई, एंट्री पोस्ट करते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट डीआर टू पेटेंट, तो हम यहां पे लिखेंगे टू पेटेंट, और पेटेंट देखो कितने के दे रखे 4,000 को हमने यहां पे लिख दिए, ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा सन्ड्री क्रेडिटर टू बी पेड ₹2,000 मोर देन द बुक वैल्यू, इसमें 2 पॉइंट आते हैं, एक लेस देन द बुक वैल्यू, एक मोर देन द बुक वैल्यू। अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो हमारे लिए क्या है लॉस, ठीक है, एंट्री पोस्ट हो जाएगी, यानी कि क्रेडिटर हमारे बढ़ गए 2,000 रुपए से, एंट्री पोस्ट करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट डीआर टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर। तो देखो इसमें लिखा हुआ था जैसे सन्ड्री क्रेडिटर टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू, यानी कि अपन ने यहां पे लिख दिया टू क्रेडिटर। इसमें 2 पॉइंट हो जाते हैं, एक बार मोर देन आता है, एक बार लेस देन आता है, तो यहां पे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो अपने को पता है लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो लॉस करेगी, तो एंट्री पोस्ट होती है रिवॉल्यूशन अकाउंट डीआर टू क्रेडिटर, तो अपन ने टू क्रेडिटर 2,000 का लिख दिया। आई होप कि ये पॉइंट तो आपको सब समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब अपन इसका प्रॉफिट लॉस निकालते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर। अब देखो यहां पे 4,000 दे रखा है, यहां दे रखा है अपने को 12,000, टोटल हो जाता है आपका 16,000। 16,000 में से अपन लोग माइनस करेंगे 400 तो पीबीडी का, और 4,000 अपन पेटेंट का लेस करेंगे, और उसमें से फिर माइनस करेंगे 2,000 के अपने क्रेडिटर, तो ये अपना जो प्रॉफिट आएगा यहां पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये आएगा आपका 9600, ठीक है। इसको बांटेंगे ए बी और सी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ओल्ड, यानी 5:3:2, डिवाइडेड बाय करेंगे इसमें 10 और मल्टीप्लाई बाय करेंगे 5, तो इसका आएगा 4,800, इसका आएगा 2,880, और इसका आएगा 1,920, यानी कि ये रिवॉल्यूशन अकाउंट है। 9600 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर के बीच में ए बी और सी। तो अपन ने बताया था जब रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट होता है इसका मतलब रिवॉल्यूशन का सीआर बैलेंस होता है, हमारे पास सीआर बैलेंस होता है, जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा डीआर, एंट्री पोस्ट हो जाएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 9600 का प्रॉफिट था, 4,800 2,880 और 1,920, ये हमने कर लिया। बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी इसमें, ये रिवॉल्यूशन अकाउंट बैलेंसेस नोट कर लो एक बार, ठीक है। अब अपन बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सब कुछ सेम चल रहा है जैसे एडमिशन में करा रहे थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं जैसे एडमिशन में करते थे, सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसके अंदर बैलेंस, ठीक है। बैलेंस दे रखा है ए बी सी का 50,000 35,000 और 25,000, तो यहां पे लिखेंगे
बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ए का लिख दिया 50,000 और बी का लिख दिया अपने 35,000 और सी का लिख दिया अपने 25,000। ठीक है, सबसे पहले इनका बैलेंस लिख दिया, बात समझ में आ रही है। उसके बाद रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था, ठीक है, उस रिवैल्यूएशन को हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया था, एंट्री पोस्ट करी थी रिवैल्यूएशन अकाउंट रेडी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय रिवैल्यूएशन। एक का आया था 4800, इसका आया था 1920 और इसका आया था 2880। ये हमने ट्रांसफर कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इन तीनों के बैलेंस लिख दिए 4800, 2880 और 1920, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद फिर हमें देखना है इस बैलेंस शीट के अंदर कोई रिजर्व एंड सरप्लस तो नहीं है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो नहीं है, कोई लॉसेस तो नहीं है, वो सारी चीज देखनी है। तो देखो एक हमको दिख गया रिजर्व फंड 6000 का, एक तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, और एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो अपन ने बता दिया था कि जो रिजर्व है अगर उससे रिलेटेड कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी तो वो रिजर्व पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक तो अपन रिजर्व फंड को बांटेंगे 6000 को और एक अपन बांटेंगे वर्कमैन कंपनसेशन, एक तो ये बांटेंगे। इसके अलावा आप यहां पर चेक कर लीजिए कोई भी लॉस नहीं है, लेकिन यहां पे एक गुडविल है और इस गुडविल अकाउंट को अपन करेंगे क्लोज। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे लिखेंगे पहले बाय रिजर्व और यहां पे लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई लायबिलिटी तो ओपन हुई नहीं है, तो अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो 6000 दे रखा है डिवाइडेड बाय 5 3 10, 3000 1800 और 1200, और ऐसे अपन इस 2000 को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1000 600 और 400, ठीक है। तो ये अपन ने रिजर्व बांट दिया, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। बात समझ आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो गुडविल है 6000 की, इसको अकाउंट को क्लोज करेंगे, यहां पे लिखेंगे जी टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो 6000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3000 1800 और 1200, ये काम हो गया। अब जब अपन ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो सबसे पहले आपको एक वर्किंग नोट बनवाया था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो सीज गुडविल जो थी वो ए और बी ने दी थी, एंट्री वहां पर पोस्ट हुई थी एस कैपिटल अकाउंट ईयर, बीस कैपिटल अकाउंट ईयर टू सीज कैपिटल, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे बाय एस कैपिटल और बाय बीस कैपिटल, ठीक है। और सी के में लिखेंगे 2500 रुपए तो ए के थे और 1500 रुपए थे बी के, ठीक है। ए ने 2500 रुपए दिए और बी ने दिए कितने 1500, और यहां पे लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल, ए के में लिखेंगे 2500 और बी के में लिखेंगे 1500। बात समझ में आ रही है। ये अपन ने करा है गुडविल का एडजस्टमेंट, ठीक। इसमें अलग से कुछ नहीं किया, जो सेम एडमिशन के टाइम पे किया था, एग्जिस्टिंग पार्टनर के टाइम पे किया था, देखो अब सब सेम किया है। ये बैलेंस लेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व बांट दिया, WCR कर दिया, और ये जो गुडविल का एडजस्टमेंट ये कर दिया, और जो ओल्ड गुडविल थी उसको क्लोज कर दिया, ठीक। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ था नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन इस बात का है तो फिर इसमें अलग है क्या, जैसे कि अपन लोग यहां पर निकालते थे टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। कैरेट डाउन निकालेंगे, एक तो ए का और एक निकालेंगे बी का, लेकिन सी का बैलेंस कैरेट डाउन नहीं निकलेगा क्योंकि सी हो रहा है रिटायर। तो अपन ने अभी पहले इंफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले जब आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि जब कोई पार्टनर रिटायर होगा और उसके पेमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस इतना बोला है सी रिटायर हो रहा है और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पूरा का पूरा जो भी उसका पेमेंट बनता है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जब तक क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है कि सी को पेमेंट करना है या नहीं करना, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो अमाउंट होगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और ए और बी का बैलेंस निकलेगा। बात समझ में आ रही है। तो अब जरा देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। पहले ए के बैलेंस की बात कर लेते हैं। 50,000 प्लस 4800 प्लस 3000 और प्लस कर लेते हैं इसमें 1000। इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 58,800, ठीक है। माइनस कराएंगे इसमें से 3000 और माइनस कराएंगे 2500, तो ए का बैलेंस आ रहा है 53,300, टोटल कर देते हैं 58,800। ये हो गया ए का बैलेंस, ठीक है, जैसे अपन लोग निकालते हुए ए का। अब बात कर लेते हैं बी के बारे में। 35,000 प्लस 2880 प्लस करते हैं इसमें 1800 और प्लस करते हैं 600, तो ये आ रहा है आपका 40,280, ठीक है। 40,280 आ रहा है, उसमें से माइनस कराएंगे 1800 और माइनस कराएंगे 1500, ये बैलेंस आएगा 36,980, टोटल करेंगे 40,280। ये हमने दोनों के कर दिए, लेकिन हमने सी का बैलेंस हमें यहां नहीं निकालना। सी का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इसलिए उसका जो भी अमाउंट होगा उसको हम यहां पे देखो क्या लिख रहे हैं, टू सीज
लोन अकाउंट। इसका जो भी अमाउंट होगा सी का, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा अजम्पशन है पार्टनरशिप फर्म के अंदर कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है और उसके पेमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो फर्म उसके जो भी अमाउंट होता है उसको लोन के रूप में रखती है और लोन पर उसको इंटरेस्ट देगी, जो भी टाइम टू टाइम है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन हमारे को तो यहां पे कुछ करना नहीं है, बस अपन को करना है कि जो सी का बैलेंस जो भी निकलेगा उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो एक बार देख लेते हैं सी का कितना निकलता है। 25,000 प्लस 1920 प्लस 1200 प्लस 400 प्लस 2500 प्लस 1500, ये टोटल आ रहा है इसका 32,520 और उसमें से माइनस करा देंगे इसका 1200 रुपए, तो ये आएगा 31,320, 31320। ठीक है, 31320 इसका बैलेंस आएगा और टोटल आएगा 32520। तो ये आ गया सीज लोन। ये है इसमें मेन, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, रिटायरमेंट का क्वेश्चन चल रहा है। ए और बी का तो अपन ने बैलेंस निकाल दिया और जो सी था इसका बैलेंस नहीं निकाला है, इसका अमाउंट जो है वो लोन में ट्रांसफर कर दिया है। आपको ये दिख रहा होगा, हाईलाइट कर दिया है, ये टू सीज लोन 31320 का है। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? यानी ए और बी के बैलेंस निकल गए तो कंटिन्यू करेंगे पार्टनर, और सी जो है वो कंटिन्यू नहीं करेगा, वो तो रिटायर हो गया, तो उसका जो पेमेंट है वो पूरे इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है कि पेड करना है या नहीं करना। तो जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम जो भी रिटायर पार्टनर होगा उसके अमाउंट का एज अ लोन के रूप में ट्रीट किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? टू सीज लोन 31320। बात समझ में आ गई? एक बार इसको नोट कर लो अमाउंट, इस वाली अमाउंट को। ठीक है, अब इसको रेस करते हैं, बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। ठीक है, अब इसको एक बार बैलेंस शीट और देख लीजिए आप इसकी। ये बैलेंसेस है 31320, ये उतार लेना 53300 और 36980, तो बैलेंस शीट में काम आएंगे तीनों बैलेंस। कर लिए नोट डाउन? अब देखो, अब जरा बात कर लेते हैं बैलेंस शीट के बारे में। अब बैलेंस शीट जो है ना, वो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब न्यू फर्म बन गई क्योंकि सी तो रिटायर हो गया, अब रह गए सिर्फ ए और बी। अब पूरा ढंग से एक बार इसको देखो, बैलेंस शीट को देखो। देखो, पार्टनरशिप के अंदर जो सबसे सिंपल चैप्टर होता है ना, वो होता है एक तो ये रिटायरमेंट एंड डेथ वाला, और इसके बाद जो चैप्टर होता है डिसोल्यूशन। क्योंकि जो एडमिशन वाला चैप्टर होता है ना, वो नया चैप्टर होता है, उसमें सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं। ठीक है, ये इसलिए सरल होता है क्योंकि जब एडमिशन में अपने सारी चीजों को पढ़ लिया होता है, तो इसमें तो सिर्फ अपने को फॉलो करना होता है, क्योंकि अपन पढ़ के तो ऑलरेडी एडमिशन में आ चुके हैं। बात समझ में आ रही है? अब जरा देख लेते हैं एक बार इसको। लायबिलिटीज, अमाउंट, देन असेट्स, देन अमाउंट। देखो स्टार्ट करते हैं ओल्ड बैलेंस शीट के साथ। देखो सन्ड्री क्रेडिटर थे 10,000 के थे, पॉइंट आ चुका था 2,000 से मोर करने, क्रेडिटर आ जाएंगे जी 12,000 के। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज आ जाएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5,000 का। उसके बाद बात कर लेते हैं रिजर्व फंड, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बात कर लेते हैं कैपिटल के बारे में ना। कैपिटल लिखने से पहले अपन बात कर लेते हैं, जो सी रिटायर हुआ था, इसका जो पेमेंट था, करा तो था ही नहीं, एज अ लोन के रूप में ट्रीट करा था, तो हम अपने यहां पे दिखाएगी सीज लोन अकाउंट। बात समझ में आ रही है? 31320 था इसका बैलेंस, इसका बैलेंस लिख देते हैं जी 31320, इसका बैलेंस था टू सीज लोन। आ गई यानी समझ, लायबिलिटी है फर्म की। और अब अगर कोई इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से देगी, 6% पर एनम से देगी, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। पार्टनरशिप डीड का साइलेंट फीचर आता है। बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई दिक्कत है? और अब यहां पे लिखेंगे जी कैपिटल। तो कैपिटल थी एक तो ए और एक बी। ए और बी का बैलेंस बता दीजिए। ए का बैलेंस कितना था? ठीक है, 53300। ठीक है, ये तो ए का बैलेंस था, और जो बी का बैलेंस था वो 36980 था। 36980, इनका जो टोटल करेंगे और बाहर लिख देंगे 53300 प्लस 36980, ये बैलेंस आ रहा है 90280। ठीक है, ये इसका बैलेंस आ गया, यानी कि क्रेडिटर लिख दिए, एडजस्टमेंट था इसमें कर दिया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज लिख दिया, सीज लोन का जो अपना कैपिटल अकाउंट से आया था वो लिख दिया, और कैपिटल के बैलेंस लिख दिया और बी का, और उनका टोटल लिख दिया बाहर। ठीक है, अब जरा इस पे बात कर लेते हैं। देखो कैश है 2000 का लिखा हुआ है, और अपन ने क्योंकि कैश वैश से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है भी नहीं, और ना पेमेंट किया ना कोई पेमेंट हमारे पास आया है, तो अपन कैश को एज इट इज लिख देंगे 2000। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं सन्ड्री डेटर। तो अपन को पता है कि 5% का प्रोविजन बनाया था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखो जरा एक बार,
सन्ड्री, डेटर, और अंदर ही लिखेंगे 8000 और लेस करेंगे इसमें से पीवीडी और वो लिखेंगे 400 का, बाहर लिख देंगे 7600, पीवीडी बनाया था 400 का। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं स्टॉक। स्टॉक है यहाँ पे 40,000 को नीचे लिखा हुआ था 10% से एप्रिशिएट किया यानी 4,000 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक 44,000 का। ठीक, उसके बाद इन्होंने बोला था बिल्डिंग 20% से बढ़ाई थी, बिल्डिंग अपनी ये रही 60,000 में 12,000 और ऐड करेंगे तो 72,000 लिखेंगे, 72,000। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद बात कर लेते हैं फर्नीचर। फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, एज इट इज लिख देंगे फर्नीचर। फर्नीचर दे रखा है आपको 13,000 का, एज इट इज लिख दिया। फर्नीचर के बाद पेटेंट वैल्यू लेस हो गए तो खत्म हो गए थे, बिल्डिंग का कर चुके और गुडविल हो गई खत्म। बात समझ में आ रही है। और इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। देखो गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया, पीवीडी का इंफॉर्मेशन भी बैलेंस शीट में लिया है, बिल्डिंग का और स्टॉक का बैलेंस शीट के अंदर कर दिया, पेटेंट वैल्यू लेस से खत्म हो गए। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर का 2,000 मोर का पेमेंट था वो कर दिया और कैपिटल के बैलेंसेस लिख दिए और जो सी का बैलेंस आया था उसको लोन में ट्रांसफर कर दिया और यहां पे लिख दिया सीज लोन। बात समझ आ गई। अब अपन करेंगे बैलेंस शीट का टोटल। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आपकी कोई पॉइंट में गड़बड़ होती है, ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, उसके बैलेंसेस सही नहीं आएंगे और उसको जब आप यहां ट्रांसफर करोगे तो बैलेंस शीट का बैलेंस सही नहीं आएगा। ठीक है, एक बार टोटल कर लेते हैं। 12,000 प्लस 5,000 प्लस 31,320 प्लस करते हैं 90280, ये बैलेंस शीट आ रही है 138,600। एक बार इधर देख लेते हैं। 2,000 प्लस 7,600 प्लस 44,000 प्लस 72,000 और प्लस 13,000, 138,600। बैलेंस शीट आ गई बराबर इक्वल 138,600। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में क्या था सुनो। एबीसी 3 पार्टनर, सी का रिटायरमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं क्वेश्चन के अंदर, उसके पूरे पेमेंट को हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया। ये अजम्पशन है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जब कोई भी इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो क्वेश्चन में तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका पूरा का पूरा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पहला पॉइंट। ठीक, इसमें कितने एडजस्टमेंट आ गए वो सुन लीजिए आप। सबसे पहले इसमें गुडविल का एडजस्टमेंट आ गया जो ऑलरेडी पढ़ चुके, और मैंने तुमसे ये बात बोली थी कि गुडविल या तो दे रखी होगी वैल्यूड करी हुई या वो तुमसे वैल्यूड करवाएगा। मेथड कोई सा भी हो सकता है, एवरेज हो सकता है, एवरेज में भी सिंपल है, वेटेज है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है, हिडन गुडविल का वाला भी हो सकता है, कोई से भी मेथड हो सकता है, वो वैल्यूएशन करवाए। तो इसने हमसे गुडविल का वैल्यूएशन करवा लिया, एवरेज से कर दिया अपन ने। ठीक है, तीसरा एडजस्टमेंट था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का। तो देखो अपन ने एक तो रिजर्व फंड का करा, एक वर्कमैन कंपनसेशन का करा। ठीक है, उसके बाद फिर अपन ने गुडविल के एडजस्टमेंट में एंट्री पोस्ट कर दी और लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया अमाउंट। उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट का टोटल आ गया इक्वल। ठीक है, सेम बनाया था, इसमें कुछ नहीं करा, बस जो सी का बैलेंस था वो बैलेंस में ना लिख के उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि सी रिटायर हो रहा है, अब वो फर्म में रहेगा नहीं। अब रह गए 2 पार्टनर फर्म में, ए और बी, इसे कहते हैं न्यू बैलेंस शीट। क्वेश्चन में यही पूछा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ न्यू फर्म की। ठीक, आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी देखो क्वेश्चन का रिवीजन करना पड़ेगा, तो जितना आप रिवीजन करेंगे उतने आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।